पहले मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँ। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो ये आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं चीज़ों की। मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा-सा मैं रिपीट करूँ, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी निकल जाएगा, तो बात का मतलब ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह पर ये आते हैं। पहले से ट्रम्प ने हाथ को लोअर हैंड रखा है और व्लादिमीर पुतिन ने अपर हैंड मिलाया है और उसने ट्रंप की एक बाजू पकड़ी है, मगर ट्रंप ने बाकायदा दूसरा हाथ लगाते हुए इसको बैलेंस करने की कोशिश की है कि ठीक है, मैंने आपको मेहमान नवाजी में सम्मान दिया और मैं बराबर भी करता हूं कि इतना लोअर हैंड अमेरिका नहीं है कि आप सिर्फ उसको ओवरशैडो कर जाएं। तो दूसरे हाथ का ऊपर अपने हाथ के ऊपर लाने का मतलब था इस पूरे पोस्चर को बैलेंस करना, इसको यानी लोअर हैंड करके प्लेजर देना और अपर हैंड लाकर इसको इक्वल बराबर करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ। अब आप देखेंगे ये दूसरा हाथ जो देख रहे हैं आप किस तरीके से लगाया, यानी लोअर हैंड दिया, प्लेजर दिया और उसके बाद उसके ऊपर हाथ रख के इसको बैलेंस कर दिया। ये है रे वो गधो जो तुम दुनिया हिंदुस्तानियों को बेचारों को समझा रहे हैं कि लोअर हैंड हो गया, छा गया, फला हो गया, क्या क्या ज्ञान दे रहे हो। पढ़ लिया करो, स्कूल में जाओ, किसी डिप्लोमेसी के क्या लोगों को बहकाने पे लगे पड़े हो तुम लोग। आए बड़े कहीं के पत्रकार, अब टाइम वेस्ट करते हैं, बहकाते हैं लोगों को, फिजूल के लोग। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि इस बात का मतलब जो पोस्चर था वो ये था। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, ये हाथ लोअर हैंड अपर हैंड जब आप देखेंगे कि मास्को के अंदर ट्रंप जाएंगे तो क्या होगा। मास्को के अंदर जब ट्रंप जाएंगे तो लोअर हैंड जो है पुतिन करेंगे, क्योंकि वो मेजबान होंगे और मेहमान को जो है वो ऊपर लेंगे और जो जेस्चर टच करने का ऊपर से हाथ या उसके बाजू को पकड़ने का पोस्चर जो है बाकायदा व्लादिमीर पुतिन भी करेंगे। ये बैलेंस है। तो ये पावर बैलेंसिंग की, सम्मान बैलेंसिंग की, प्लेजर देने की कहानी थी। इसमें अपर हैंड लोअर हैंड का ज्ञान पेलना बंद करो। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान किया, खुश रहे। यहां चकमा कहां दिया जाता है वो समझने की बात है। जब यहां से निकलकर जाते हैं ट्रंप और अपनी गाड़ी में जो लिमोजीन तैयार की गई थी, एक लिमोजीन तैयार की गई थी व्लादिमीर पुतिन के लिए, एक लिमोजीन तैयार थी जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये क्या होता है कि अचानक व्लादिमीर पुतिन कहते हैं ट्रंप को, क्या मैं आपकी गाड़ी में बैठ सकता हूं। और ये पूरी की पूरी कहानी, पूरी मोसाद, MI6, CIA, PIA, डीप स्टेट क्रश खत्म कर दिया और उनको इतने सस्पेंस में डाल दिया कि पिछले जब से ये मीटिंग खत्म हुई है तब से लेके अब तक ये छानने में लगे होंगे, ये डिवाइसें ढूंढ रहे होंगे ट्रंप की गाड़ी में कि कहीं लगी थी कि नहीं, पुतिन को कोई चिप लगी थी कि नहीं। इन्होंने आखिर आपस में, क्योंकि इंग्लिश बोलते हैं बाकायदा व्लादिमीर पुतिन भी और ट्रंप ने और पुतिन ने आपस में मीटिंग हॉल तक जाने के लिए आखिर आपस में क्या बातें की हैं, आगे ये सोचकर इस पर मंथन करके ये पूरे के पूरे उनके डीप स्टेट और इनकी एजेंसियां जो है पूरी तरह फ्लॉप हो गई है और वो ये समझने की अब कोशिश करेंगी कि इस बीच में दोनों ने क्या बातें की। क्योंकि जब ट्रंप की गाड़ी में व्लादिमीर पुतिन बैठते हैं तो तब इनके साथ ट्रांसलेटर नहीं होते और ये दोनों सफर करते हैं। ये था इस कहानी का एक मोड़, जिस कहानी के रहस्य को अगली सदियों में चर्चा में लाया जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों निकलते हैं और निकलने के बाद फिर पहुंच जाते हैं मीटिंग हॉल में और मीटिंग हॉल में जाने के बाद दोस्तों जो होता है वो आप देख रहे होते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है बाकायदा इनको प्लेजर देता है, जो ट्रंप की टीम की तरफ से भी एक आते हैं और ये इम्पोर्टेंट अधिकारी अ, आप आप जानते हैं तो ये खड़े होते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मगर दोनों की बॉडी लैंग्वेज की आप बात करें तो यहाँ बैलेंस करने की कोशिश की है। ट्रंप जानते हैं कि वो किस नेता के सामने मौजूद हैं। ट्रंप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए और ट्रंप ये भी जानते हैं कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब ये जो मीडियाबाजी होती है ना, इस मीडियाबाजी ने इसमें क्या किया है, यहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ी-सी एक बात और समझनी पड़ेगी कि अमेरिकी डीप स्टेट ने अ, क्योंकि वहाँ मीडिया लॉबिंग करता है और लॉबिंग करने वाले यानी जो CNN और ये है, ये सब आपको जानते हैं कि ट्रंप ट्रंप के एंटी काम करते हैं। तो ट्रंप के एंटी काम करने वाले CNN और इस तरह के जितने भी
चैनल थे और पश्चिमी जगत के, यूरोप के, इन्होंने बदतमीज़ी की, गुस्ताखी की व्लादिमीर पुतिन के साथ में। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, वो बच सकते हैं? क्या आप शांति की बात, क्या आपकी बात पर भरोसा किया जा सकता है? मतलब टीज़ करने की पूरी कोशिश की। आपने देखा होगा भारतीय मीडिया के बदतमीज़ किस्म के पत्रकार, जाहिल जलील किस्म के लोग जिस तरीके से एक सम्मानित इंसान के साथ में नाम बोले, "हे राहुल!" ऐसे करके बोलेंगे जैसे अरे तुम उनकी जूतियों में बैठने की औकात नहीं रखते हो, नाम बोल के बेइज्जती इसलिए करते हो कि तुम एक ऐसे नेता की दलाली कर रहे हो जो अपना भी नहीं है, तुम्हारा तो क्या होगा? इसी तरह डीप स्टेट और वो दुनिया को खत्म करने वालों की ये अमेरिकी पत्रकार भी तुम्हारी तरह के दलाल हैं, वो भी इसी तरह की बदतमीज़ी उन्होंने की, उकसाने की कोशिश की। मज़े की बात ये है कि दोनों नेताओं ने वहाँ मीडिया को उनकी औकात दिखाई, उनकी हैसियत बताई और दोनों ने मीडिया का कोई जवाब ही नहीं दिया, उनको कोई रिएक्ट ही सिर्फ़ आँखों से, चेहरे से रिएक्ट किया कि औकात में रहो, व्लादिमीर पुतिन ने। बस इसके अलावा कोई जवाब नहीं दिया। ये वो जानते हैं कि वो दुनिया की 2 सुपर पावर है। वो जानते हैं कि उनके लोगों का एक सम्मान है, उनके देश का एक सम्मान है और वो एक तकनीकी ताकत हर चीज़ में सुदृढ़ है। दुनिया पूरी दुनिया उनके फैसलों से असरअंदाज़ होगी, ये बात वो जानते हैं। तो यहाँ ये कि डीप स्टेट की इसको फ्लॉप करने की कोशिश ये जो आप जानते हैं वो बंदर सा एक कई बंदर हैं, 3 बंदर तो हैं ही। एक का नाम नहीं लूँगा, एक ये दिखा रहा हूँ, दूसरा जो है इज़राइल में बैठा है। तो कुल मिला के ये जो बंदर था इसने उस दौरान हमले किए, डीप हमले किए और सिविलियन इलाकों में भी रशिया के अंदर हमले किए ताकि बातचीत पटरी से उतरे और इस तरह के बयान और षड्यंत्र किए गए यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन के चहितों के कि बातचीत को पटरी से उतारा जाए। तो जो बातचीत होनी थी, असल कहानी वो लिमोज़ीन में जब ट्रम्प और पुतिन चले तो वो हो चुकी थी। उसके बाद माहौल बिल्कुल ईज़ी हो चुका था और फिर जो तमाम बातें 2 घंटे 45 मिनट एक लंबी वार्ता जो चली है ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, यहाँ सेट हो चुका है क्योंकि एजेंडा था, ज़मीन की बात थी कि उसके आदान-प्रदान पर बात होगी कि नहीं होगी। आप क्या समझ रहे हैं कि वो ज़मीन जो है जो आदान-प्रदान पर बात होगी वो यूक्रेन वाले पे होगी? ये आप सोच सकते हैं कि यूक्रेन वाले पे होगी? आप देखेंगे कि आप ये याल्टा 2 है, इसमें तीसरे कैरेक्टर को शामिल किया जाएगा और इसमें तीसरा कैरेक्टर चीन होगा और ये चीन जब इस फ्रेम में आएगा, तो आपको पूरी चीज़ें दिखाई देगी क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अमेरिका और यूएसएसआर पावर के रोल पे रहे और ब्रिटेन जो है वो कारोबार के यूनिलीवर और ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने बाजार के एक सॉफ्ट इलाकों को अपने इलाके में रखा और अब उसके फिर से टीस उठना शुरू हुई। ब्रैकेट्स इसीलिए किया कि वो अपने गुलामों को, अपनी पूरी कॉलोनियों को वापस लेना चाहता था क्योंकि वो ब्रिटेन का मानना ये है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, रशिया बहुत आगे निकल चुका है, चाइना 6G से आगे निकल चुका है, तो ये चीज़ें अब आगे बढ़ रही है, तो अब अमेरिका के ज़रिए वो पूरी दुनिया पे जो अदृश्य हुकूमत कर रहा था, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पीछे जो रोथशाइल्ड एम्पायर है, आप जानते हैं 17वीं शताब्दी से जो एक यहूदी परिवार जिसने इज़राइल की और पूरी दुनिया को अब आग में झोंकने की और परमाणु बम की जो तैयारी कर रही है, जिसको डिस्ट्रॉय किया है, अभी तक का मैं सफल मान रहा हूँ ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की बात के वो ये रोथशाइल्ड एम्पायर के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। ऑफ़िशियल इसको माना जा सकता है कि इनका अब एंड आ चुका है और दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी। यहाँ ब्रिटेन ये मानता ये थी उसकी बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी थी कि अपने चमचों को, अपने प्यादों को वो राष्ट्रपति जैसी पावर यानी ना बदलने जैसी पावर, वायसराय जैसे कि अधिकारों को अलग-अलग नाम से प्लांट करे और वो अपनी सत्ताओं अपने-अपने देशों पे काबिज़ हो जाए और वो किसी तरीके से उनके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से या फिर और बहुत सारी रोथशाइल्ड की फाइनेंशियल ताकत के हिसाब से ये पूरी तरह से ब्रिटेन एक बार फिर अपनी कॉलोनियों को जो है अपने साथ मिलाकर रूस और चीन को टक्कर देते हुए अपने फिर से किंगडम को बहाल कर सके जो अब एक सपने से ज़्यादा कुछ नहीं बचा है।
ये वो भी सपना टूटा है जो ब्रिटेन ने पाला था। बड़े चमचे उन्होंने पाल के अभी सत्ता परिवर्तन करवा के, उनकी सीट परिवर्तन करवा के, उनको लंबे समय तक जो है राष्ट्रपति या उससे प्रीमियर या बहुत सारी चीज़ों को बनाकर जो कुछ आगे का प्लान बना रहे हैं, जो को बना रहे हैं वो भी धराशायी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सब जो चल रहा था, ये इसमें ब्रेक लगा है और अब 2 ही रास्ते हैं, या तो व्लादिमीर पुतिन को जो है असैसिनेट कर दिया जाए या ट्रंप को असैसिनेट कर दिया जाए। तो इस इस मुलाकात में जो शुरू हुआ है उसकी पैरामीटर्स को आप बदल सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ नहीं बदल पाएँगे। अब ये इन दोनों की मुलाकात मॉस्को में होगी और इस बीच में और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने के लिए आज़ाद हैं व्लादिमीर पुतिन, और वो आज़ाद हैं यूक्रेन के अंदर, और नाटो को बचाते हुए, नाटो की धारा 5 से बचते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ एक चीज़ ज़रूर होगी कि माफ़ करना, मैं इस प्रोग्राम के एंड में जो एक और नई बात कह के जाऊँगा, वो काफ़ी परेशान करने वाली होगी आप लोगों को। उससे बहुत सारे लोग असहमत हैं वो होंगे, और बहुत सारे लोग अभी मुझे छोड़कर चले जाएँगे, क्योंकि सच सुनना नहीं चाहते। एक झूठ की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग हैं, अपने आप को भ्रमित करते हैं और भ्रम में जीना चाहते हैं, उसी में खुश रहना चाहते हैं। वो रहिए, मगर मैं सच बोलने से ना कभी हटा हूँ, ना मैं कभी हटूँगा। तो अगला सच ये है, आपने देखा होगा कि यूरोप के अंदर जो है ईसाई हर तरह के बाहर निकलते हैं, गाज़ा के बच्चों के लिए सड़कों पर निकलते हैं, अपनी मुज़ाहमत करते हैं, झड़पें करते हैं, पुलिस से टकराते हैं, गिरफ्तारियाँ होती है, चोट खाते हैं। पूरे यूरोप के अंदर ईसाई निकलते हैं, पूरे इज़राइल के अंदर यहूदी निकलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि बस करो, इन बच्चों पर जुल्म ना करो, और वो पुलिस के डंडे खाते हैं, मार खाते हैं, वो चले जाते हैं। मगर मुसलमान एक ऐसी गद्दार कौम है, इनमें से सिर्फ अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ जो है यमन की, के वहां फ्राइडे को वो कबायली निकलते हैं। उसके अलावा आप सऊदी अरब, कुवैत, फलाना ढिकाना, पाकिस्तान, हासिस्तान, कद्दूतान, ये जितने तान हैं, आपको दिखता है कि इसमें से मुसलमान कौम जो गाजा के बच्चों को जो है तड़पते भूखे मरते हुए देख रही है, उनमें से कुछ लोग चंदा मांगने के लिए तो जरूर आ जाते हैं, पर देखा कि ये लोग कि इस तरीके से, जिस तरह ईसाई निकल रहे हैं, जिस तरीके से यहूदी खुद निकल रहे हैं, जिस तरह से दूसरे लोग, ये लोग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, क्योंकि ये मुसलमान नेतन्याहू के साथ मिलके, रोथशाइल्ड के मिलके, सारे के सारे उन्हें मरवाना चाहते हैं, और वहां पर एक ऐशगाह बनाना चाहते हैं, वहां पर कैसीनो खुलवाना चाहते हैं, वहां राहदारी बनवाना चाहते हैं। सारे मुसलमान गद्दार हैं। वो देश जहां पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। ईरान के समर्थकों, तुम भी ध्यान से सुन लो। ईरान पे हमला होता है, तुम कहते हो हम तो इन्हें आजाद करवाने वाले थे, यानी कि तुम उनको छोटे छोटे हथियार देके उनको मरवा रहे हो। लाखों करोड़ों बच्चे वहां पर मर रहे हैं, भूख मर रहे हैं, उनका पानी बंद कर दिया। तुम अगर उन्हें आजाद करवाने के लिए लड़ रहे थे, तो ईरानियों तुम ये बताओ कि तुम पर मिसाइल गिरती है तो तुम मिसाइल मारने जाते हो, उन्हें बचाने क्यों नहीं जाते? पिछले 30 साल से क्यों ड्रामा कर रखा है तुम लोगों ने कि तुम आजाद कराना चाहते हो मस्जिद अक्सा को, तुम फलस्तीन को टू नेशन में बदलना चाहते हो, और जब उनको इजराइल मारता है तो तुम सोते हो, मजे लेते हो, अपने आस्तीन मतलब ड्रामे करते हो, दुआएं करके बताते हो। दुआएं नहीं, जो मिसाइलें इजराइल पर आज बरसनी चाहिए थी, जब उन बच्चों पर इजराइल मार रहा था, तो तुम्हारी भी इजराइल वहां क्यों नहीं लगती? जब तुम्हारी तशरीफ में इजराइल की मिसाइल आके घुसती है, तब तब क्यों उठते हो? तुम गद्दार हो सबके सब। किसके गद्दार हो? मासूमों के गद्दार हो। तुम गाजा के गद्दार हो, तुम फिलिस्तीन के गद्दार हो, तुम मस्जिद अक्सा के गद्दार हो। ईसाई खड़े हैं, हिंदू खड़े हैं, यहूदी खड़े हैं, तुम नहीं खड़े हो। तुम्हारी नस्ल ऐसी है, और अगली दुनिया में तुम बेहतरीन किस्म के गुलाम साबित होंगे। तैयारी करो। यही इस प्रोग्राम की एंड है।